हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 देखने जा रहे हैं। 8 चैप्टर हम देख चुके हैं बहुत ही भली भांति से। इसमें आपको जो भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 यानी कि संविधान के बारे में। अभी तक भी हम संविधान के ही बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन संविधान एक जीवंत दस्तावेज, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भारत का संविधान है ये भारत का सर्वोच्च विधान है, ठीक है। यानी कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ और प्रभावी कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी हो गया, ठीक है। और देखिए जो 26 नवंबर है ना, इसे संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि जो 26 जनवरी है इस दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। आप सभी को पता होना चाहिए। और जो भीमराव अंबेडकर थे ना, इनको जो है भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा परिचय को हम देख लेते हैं कि हम जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम क्या क्या जान जाएंगे। देखिए, इस अध्याय में हम पिछले 69 वर्षों के दौरान संविधान के क्रियान्वयन और भारत की शासन प्रणाली में उसकी भूमिका पर विचार करेंगे। और हम क्या क्या जान सकेंगे? पहली चीज़ हम ये जान लेंगे कि भारतीय संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। दूसरी चीज़ हम ये जानेंगे कि संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं और कई संशोधन जो है हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़े हैं। तो हम इसमें कई संशोधन भी हम पढ़े हैं, ठीक है। और लेकिन जो है इसके मूल स्वरूप नहीं बदलते, इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ हम ये जानेंगे कि संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चौथी चीज़ हम ये जान लेंगे कि यह संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम जान जाएंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं संविधान एक जीवंत दस्तावेज के बारे में। और एंथुजियास्ट होके पढ़िए, जहां समझ में ना आए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला ही हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला सब हेडिंग है, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं? देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब संविधान का जो है निर्माण हो रहा था तो उसके निर्माताओं ने ना, जिसने संविधान की रचना की, भारत के संविधान संशोधन की शक्ति जो है संविधान में ही निहित है। क्या बताया मैंने? संविधान के संशोधन की शक्ति संविधान में ही निहित है। कहने का मतलब ये है कि भारत के संविधान से ही ना संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक और ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगी, ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इसको बदला नहीं जा सकता। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान का जो मूल अस्तित्व है इसको बदला नहीं जा सकता। केवल परिस्थितियों और समय के अनुसार जो है बदलते युग के अनुरूप जनहित में, लोगों के हित में आवश्यक संशोधन जो है पार्लियामेंट यानी कि संसद के द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते ना विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया। सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान देखिए 1918, 1924, 1936 और 1977 में संविधान जो है 4 बार बदला गया। 1991 में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्दी ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया। अब इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहाँ रूसी गणराज्यों का जो है नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान जो है अंगीकार किया गया। अच्छा, अब जरा भारत की ओर नज़र दौड़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और औपचारिक रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से लेकर आज तक 69 वर्ष बीत चुके। और आज मैं आपको अगर बात बताऊं तो 72 साल तो वैसे भी हो गए हैं, है ना। तो हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है। अब आप ये देखो कि कितने वर्ष बीत चुके तब भी इसी के अनुसार काम हो रहा है। तो एक सवाल और रेज होता है, तो क्या हम ये माने कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलाव और घटनाओं का अंदाजा पहले से ही लगा लिया था? अब एक अर्थ में ये दो बातें ठीक हैं,
ये बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिली है, ठीक है, और इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। और इसके साथ ना ये बात भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता जो थे अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान जो है उसी समय कर लिया था। और मैं आपको बताऊं, इसीलिए तो संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह, है ना, और 18 दिन लगे। कितने लगे? 2 साल 11 माह 18 दिन तैयार होने में लगे। और ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसे बदलने की आवश्यकता ना पड़े। तो हमारे संविधान में भी जो है बदलने की आवश्यकता पड़ती है, और कई बार संशोधन के तहत जो है बदले भी हैं, लेकिन उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो देखिए, एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों से कैसे काम करता रह सकता है? अब इस प्रश्न का एक उत्तर तो ये है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय की ज़रूरत, समय की मांग को, जनहित को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरी बात, संविधान के व्यावहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है ना कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज़्यादा व्याख्याएं हो सकें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा संविधान है वो क्या है? लचीला है। यानी कि अदालती फैसले हो गए या फिर राजनीतिक व्यवहार बर्ताव, दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। और इन्हीं सब कारणों से ना हमारा संविधान जो है कानून की एक बंद और जड़ किताब ना बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि जो संविधान बन गया अब वो बंद हो गया, उसमें कई सारे लचीलेपन, कई सारे चेंजेस जो है समय की मांग के अनुसार, जनहित की मांग के अनुसार जो है किए जा सकते हैं, है ना। अब देखिए, समय के एक खास मोड़ पर जो है अपने समाज के लिए संविधान कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ता है। और ये बात तो स्वाभाविक है ना कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उनके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के प्रावधानों में दिखाई देगी। लेकिन संविधान को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो आगे आने वाले समय में वह सरकारों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगी। और इसलिए ना किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए। अब इसका अर्थ ये हुआ कि संविधान जो है न केवल समकालीन यानी कि जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं, ठीक है, और प्रश्नों से जुड़ा होता है, बल्कि उसके कई सारे तत्व स्थायी महत्व के भी होते हैं, है ना। लेकिन इसी के साथ संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं होता। यानी कि संविधान की रचना तो मनुष्य ही करते हैं ना, और मनुष्य है तो उससे गलतियां होंगी, और इस नाते उसे हमेशा संशोधन, बदलाव और पुनर्विचार की गुंजाइश रहती है ना। संविधान जो है समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है, दर्पण होता है। लेकिन इस संबंध में हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि संविधान जो है समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी होता है। एक यही संविधान है जिसके तहत ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो न्यायपालिका है, कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकते। उन्हें संविधान के तहत ही चलना होगा, है ना। जो संविधान में चीजें लिख दी गई हैं उसी के अनुरूप चलना होगा, है ना। और इस दृष्टि से संविधान एक ऐसा उपकरण होता है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। अब देखिए, संविधान की 2 भूमिकाएं हैं, यानी कि दोहरी भूमिका होती है। संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल भी खड़े करती है। क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज है कि उसमें कोई बदलाव ही नहीं किया जा सकता? अगर दूसरी तरफ पूछा जा सकता है तो क्या यह इतना आम फहम मसला है कि इसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहे बदलाव किए जा सके? आइए इसका उत्तर भी जानते हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान का जिसने निर्माण किया उनके निर्माताओं को इस समस्या का भली भांति जो है आभास था, और इसलिए ना उन्होंने संविधान में एक संतुलन पैदा करने के लिए, ठीक है, संतुलन पैदा करने की कोशिश की। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां थी उसे संतान की दृष्टि से देखें। यानी कि साथ ही साथ जो है संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि जो भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता जो है पड़
सकती है। तो जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, और वे ये भी जानते थे कि जब समाज जो है किसी मत, ठीक है, जब समाज जो है किसी मत विशेष की ओर ज़्यादा आकृष्ट होगा, तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की ही जाएगी, है ना। और इसलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया, यानी उसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इतना लचीला भी बनाया गया कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुसार यथोचित बदलाव किए जा सके। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हमारा संविधान जो है कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। इसमें किसी भी स्थिति में अंतिम निर्णय से बचा गया है ना, और यह कोई अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। आपको मैं कुछ बातें और अगर बताऊं संविधान के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान बनाने के समय संविधान सभा बनाई गई, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके स्थायी अध्यक्ष थे। बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और इस बीच जो है कुल 114 बैठकें की गई। और अब मैं आपको बताऊं भारतीय संविधान के बारे में, तो भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसमें मैं आपको बताऊं तो 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, ठीक है। और संविधान में ना ये साफ साफ लिखा गया है कि देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, यह जो है किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता और ना ही किसी के साथ भेदभाव करता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे ना, उस दिन जो है बाहर बारिश हो रही थी और सदन में बैठे सदस्यों ने इसे बहुत ही शुभ शगुन माना, ठीक है। और भारतीय संविधान की जो वास्तविक प्रति है, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथों से लिखी गई, इसे इटैलिक स्टाइल में काफ़ी खूबसूरती से लिखा गया है। आप संविधान देखो, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे लिखा गया है, ठीक है। देखिए, हाथों से लिखे गए संविधान पे 284 संसद के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, और इसमें जो है कितनी महिला सदस्य थी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 15 महिला सदस्य थी। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना, जिसे कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के जो है संविधान से लिया गया है। और संविधान की प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। और भारतीय संविधान में जो है अब तक 124 से ज़्यादा बार संशोधन हो चुका है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब टॉपिक आ रहा है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। आप सभी को मैं बता दूं कि इन्हें जो है संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदन जो है प्राप्त होना चाहिए। ये है आर्टिकल 368 में, और कौन से भाग में आता है? भाग 20। तो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि संविधान संशोधन जो है किस भाग में है, तो भाग जो है 20 में है, ठीक है, 20। और आर्टिकल 368 में देख लेते हैं क्या है। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है और पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है। अब देखिए, इन नियमों के बावजूद, ध्यान रखेंगे, इन नियमों के बावजूद 1950 में संविधान लागू होने के बाद ना इसमें जो है 124 से ज़्यादा बार संशोधन किए जा चुके हैं। और अगर विवादास्पद रूप से देखें तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके अनुसार संविधान में जो किए जाने वाले संशोधन होते हैं, इनको अनुमति देना सबको संभव नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, हम ये पहले ही कह चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे, ठीक है। तो संविधान को इतना लचीला होना ही चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार, समय की मांग के अनुसार बदलाव किए जा सके, लेकिन साथ ही साथ इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलावों से बचाया जाना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में मैं बात करूं तो अभी देखिए, कृषि बिल में जो है लगभग 1.5 से 2 साल तक किसान आंदोलन कर रहे हैं। 3 कानून लाए गए थे, ठीक है, जिसका विरोध किसान कर रहे थे। और अब जो है जाके गवर्नमेंट जो है अपना जो उसने संशोधन किया था कृषि बिल, वो वापस लिया है,
ठीक है, अभी कागजी रूप से पार्लियामेंट में नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। तो ये चीज़ है कि अनावश्यक या अक्सर होने वाले बदलावों से इसमें जो है बचा जा सके। ठीक है, यानी कि दूसरे शब्दों में कहने का मतलब ये है कि संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। ठीक है, अगर हमारा संविधान लचीला है तो कठोर भी है। अब यहाँ लचीले का मतलब ये होता है ना कि परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि, और कठोर का अर्थ होता है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। यानी कि लचीला संविधान ऐसा संविधान होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, और जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे संविधानों को क्या कहा जाता है? कठोर संविधान। नाम से ही जाहिर है। और भारतीय संविधान में ये दोनों ही तत्व का समावेशन हुआ है। ठीक है, जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, वो ये जानते थे कि संविधान में त्रुटियां हो सकती हैं, क्योंकि मानव ने ही ना संविधान का निर्माण किया है, तो जाहिर सी बात है कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। और वे समझते थे कि संविधान पूरी तरह दोष मुक्त नहीं हो सकता। वे संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि त्रुटि सामने आने पर उसका निवारण आसानी से किया जा सके। और इस संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप जो है अस्थायी है, और इसके बारे में जो है यह राय अपनाई गई कि नई संसद का गठन होने पर या बाद में इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। ठीक है, और हमारा संविधान जो है एक संघीय राज्य व्यवस्था बनाने के पक्ष में था। हमने संघीय राज्य व्यवस्था पढ़ लिया है, और इसलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए कि राज्यों की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सकता। और इसके कुछ पक्ष जो है इतने केंद्रीय महत्व के थे ना कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहते थे। यानी कि जो ये प्रावधान थे, इनके संशोधन की प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यक था, और यही वजह था, यही कारण था कि संविधान में संशोधन करने के लिए विभिन्न तरीके जो है अपनाने पड़े। अब देखिए प्रक्रिया क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। पहला, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, यानी कि कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, यानी कि आर्टिकल 368 के अनुसार। और विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं, अनुच्छेद 368। अब मैं आपको अगर अपने शब्दों में बताने का प्रयास करूं तो जो है संशोधन की प्रक्रिया समझ। एक तो होता है संसद के साधारण बहुमत से, यानी कि साधारण बहुमत से, जिसे हम लचीला जो है परिवर्तन कहते हैं बहुमत से। इसमें क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, जब सदन में यानी कि पार्लियामेंट में उपस्थित होकर यानी कि प्रेजेंट होकर वोट देने वाले सदस्यों का 50%, ध्यान रखेंगे 50% से अधिक किसी विषय के पक्ष में मतदान होता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? साधारण बहुमत। और संविधान के जो उपबंध है यानी कि अमेंडमेंट में संसद के सामान्य बहुमत और समान विधेयक के लिए जो है ये प्रक्रिया की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। धन विधेयक हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, उपराष्ट्रपति को हटाना हो गया, आर्थिक आपातकाल हो गया, राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हो गए। ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे दूसरी चीज़, इसको मिटा देती हूँ। दूसरी चीज़, अब दूसरी चीज़ ये है कि संसद के 2/3 बहुमत से। अब ये कैसे होता है? अब देखिए, संविधान संशोधन की दूसरी प्रक्रिया ये है जो पहली प्रक्रिया की अपेक्षा कठिन है, जिसे हम कठोर संविधान कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या होता है ये समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो संविधान के जो अधिकांश अनुच्छेद है ना, जो अधिकांश अनुच्छेद हैं, इस संशोधन के तहत जो है विधेयक संसद में पुनः स्थापित कर सकते हैं। और यदि ऐसा विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत, क्या बताया मैंने? ऐसा विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित, ध्यान रखेंगे, एक तो कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत और एक उपस्थित, ध्यान रखेंगे, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत से, यानी कि 3 में से 2,
ठीक है, बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे जो है राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति से संविधान में संशोधन हो जाता है तब संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन की प्रक्रिया इसी के अनुसार होती है। तीसरा अब जो मैं बता रही हूं, राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति से, ठीक है, किसकी स्वीकृति से? राज्य के विधान मंडल की स्वीकृति से। अब देखिए, संविधान के उन अनुच्छेदों में संविधान के लिए जो संघात्मक संगठन से संबंध है, ये प्रक्रिया जो है अमेरिका के जैसे ही है, ठीक है। इस प्रक्रिया के अनुसार आप ये समझने का प्रयास करिए कि संविधान में संशोधन विधेयक संसद के सभी सदस्यों के बहुमत या फिर संसद के दोनों सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो फिर जो है कम से कम 50% राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पुष्टिकरण का प्रस्ताव पारित होने पर ही वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृत होने के लिए जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसमें आप सोचेंगे कि इसमें कौन कौन से संशोधन आ सकते हैं मैम, तो देखिए इसमें जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति आ सकती है, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया आ सकती है, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति आ सकती है, राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों से चीज़ें आ सकती हैं, और संशोधन की प्रक्रिया जो है इसमें आ सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें जो है संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है, जो कि मैंने आपको बताया है साधारण बहुमत, और ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती। 50% से ऊपर अगर वोटिंग हो गई है तो उसी को संशोधित कर दिया जाता है, और इस प्रकार संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। तो संविधान जो है, संविधान के इन हिस्सों को काफ़ी लचीला बनाया गया है, और आगे जो है संविधान के 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, और इन जो है दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ ये है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है, और संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद इसी तरह तरीके से संशोधन कर सकती है। देखिए आर्टिकल 2, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश दे सकती है। तीसरा, संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है, और इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके दिए गए हैं, और ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते। अब एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के जो है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है, और दूसरा तरीका जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, उपस्थित और पूरे के 2/3, ठीक है, यानी कि दूसरा तरीका ज़्यादा कठोर है, ठीक है, और इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य की विधान पालिकाएं जो होती हैं, इनकी आधी संख्याओं की ज़रूरत होती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से शुरू होती है? संसद से ही शुरू होती है। अब संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे कि संविधान आयोग हो गए, किसी अन्य निकाय की संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कोई भी भूमिका नहीं होती, ठीक है। और इसी प्रकार संसद या फिर कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात जो है इस संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार की जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती, और अन्य सभी विधेयकों की तरह जो है संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। यानी कि इन सब बातों से ये पता चलता है कि संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठोर और जटिल हो सकती है, ठीक है। और हमारे संविधान में ना इन जटिलताओं से बचा गया है, और इससे हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो गई है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य पे ये ध्यान दिया गया है कि जो संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही जो है करना होता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार जो है वो निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होता है,
चलिए अगले पार्ट में हम विशेष बहुमत की बात करेंगे। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन और ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि जो साधारण बहुमत तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन जो ये विशेष बहुमत है ये थोड़ा ट्रिकी है, ये आपको समझने की ज़रूरत है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। आप सभी को पता है कि टेट आ रहा है, सुपर टेट आ रहा है, और सब में आप ये ना सोचो कि 11th की बुक है और जो है टेट सुपर टेट में तो 6 से 8 की बुक का आता है ना, ऐसा नहीं है। आप अपर क्लास की जो है किताबें पढ़िए, लोअर क्लास की चीज़ें जो है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, तो इसलिए आपका पढ़ना वहीं पे ज़रूरी हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि पेपर का पैटर्न कितना हाई चल रहा है इस समय, और एनसीईआरटी फोकस चल रहा है, तो आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी से। सबसे पहले कहीं भी आप कोचिंग करने जाओ तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, इसीलिए मैं सबसे पहले एनसीईआरटी ही पढ़ा रही हूँ। मेरे चैनल पे 550 से ज़्यादा एनसीईआरटी के वीडियोज़ पड़े हुए हैं गाइज, आप देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट देगा। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और शेयर भी कर दिया करें।